हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। एनसीईआरटी की इस लेक्चर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा बीच में एक आध दिन का ब्रेक आया इसमें एक आध क्लास का, क्योंकि जैसा कि आप लोग अगर मेरी दूसरी क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं थोड़ा बीमार था, अभी भी थोड़ा बीमार हूं, लेकिन अब क्लास लेने की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि आ गया हूं। तो इन क्लासेस को एक बार दोबारा शुरू करते हैं। कक्षा 11 का जो हम करिकुलम पढ़ना शुरू कर चुके थे, उस करिकुलम में अब तक हम जो है इसके पहले खंड पर थे और पहले माफ कीजिएगा, अब उसके जो है हम दूसरे अध्याय पर, दूसरे खंड पर जा रहे हैं, इकाई 2 पर हम जा रहे हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? 1950 से 1990 तक भारत की जो विकास यात्रा थी। ठीक है, भारत की विकास यात्रा की अगर आप बात करें, अध्याय ये तीसरा है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के समय की जो आर्थिक यात्रा थी वो हम समझ चुके। आजादी के बाद 1950 से 1990 तक हमारी आर्थिक यात्रा कैसी रही उसको भी हम समझ चुके। और अब जो है आज हम शुरू करेंगे अपने आर्थिक जो हमारा परिप्रेक्ष्य है उसमें शायद सबसे ज्यादा डिफाइनिंग मोमेंट, वो समय जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। और आज हम जिस तरह की अर्थव्यवस्था में रहते हैं, आज हम एक जिस तरह के देश में रहते हैं और जिस तरह की आर्थिक नीतियों को हम बहुत सामान्य मानते हैं, है ना। आजकल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सरकार कोशिश कर रही है कि यहां निवेश बढ़े और उद्योग धंधे लगे, तो ये हमको सामान्य लगता है ना, हाँ ये तो होता ही है, सरकारें ऐसा ही करती हैं। ऐसा नहीं होता था। 1990 के पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये सामान्यीकरण की प्रक्रिया जो हुई ये 1991 से शुरू हुई। तो 1991 में ऐसा क्या हुआ? 1991 में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, ऐसे क्या बदलाव हुए और उन बदलावों ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे, किस हद तक प्रभावित किया और वो अभी किस दिशा में जा रहे हैं, ये हम 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों की चर्चा आज से हम शुरू करेंगे। नाम ही इसको हम देते हैं आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आपने नाम सुना होगा 1991 का LPG सुधार, है ना, आर्थिक सुधार, राव सिंह सुधार, नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय वित्त मंत्री थे। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, दोनों द्वारा मिलकर ये सुधार किए गए। तो भाई इन सुधारों के बारे में हम एक बार आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, सिंपल सी कहानी है, आपको पहले कहानी सुनाऊंगा, किताब में जो लिखा है वो भी पढ़ेंगे। इसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है इस अध्याय में कम से कम कि आपकी जो एनसीईआरटी है उसने बड़े खराब तरीके से लिखा है यार। मतलब ये क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इकोनॉमिक्स एक शिक्षक के तौर पे पढ़ाता हूं, तो 1991 के जो आर्थिक सुधार हैं वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। और अगर मैं एनसीईआरटी की किताबें देखता हूं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता इस टॉपिक में कि यार ये क्या लिखा है, इसमें तो कुछ अच्छी चीजें बताई ही नहीं है। तो जो बढ़िया चीजें हैं, जो अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो हो सकता है आपकी किताब में ना लिखी हो, लेकिन तब भी यार पढ़ा देंगे, क्यों ना पढ़ाएं। मतलब अगर अच्छी चीजें हैं, काम की चीजें हैं, समझने में मदद करेंगी तो उनको हम आपको पढ़ाएंगे। उसमें इस बात की परवाह ज्यादा नहीं करेंगे कि ये किताब में दी है या नहीं दी है। नहीं दी तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे अलग से, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जो किताब में दिया है वो सब कवर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हुए, भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी किताबें खरीदनी है, इस निर्णय को लेकर अभी तक दिग्भ्रमित हैं, अभी तक सोच रहे हैं कि यार कौन सी किताबों से पढ़ाई करें, ये वाली या वो वाली, कौन सा राइटर, कौन सा पब्लिशर, तो ये चिंताएं छोड़ दीजिए। हमारी 18 किताबों का सेट आता है स्टडी IQ-IAS हिंदी की। हमारी GS की 18 किताबें आती हैं, हिंदी भाषा में आती हैं। आप AJ लाइव कोड लगाकर ले सकते हैं, इनको ले लोगे, कोई और किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, पूरा कवरेज इनसे हो जाएगा। और अगर आप एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार इन किताबों में तो समझ ही नहीं आ रहा क्या काम का है और क्या काम का नहीं है, तो भाई उसका भी सरल उपाय है। AJ लाइव कोड लगा के आप एनसीईआरटी की 5 किताबों का सेट जो है हमारा वो खरीद सकते हो। काम की चीजें रखी हैं, बेकार चीजें निकाल दी हैं, तो आपकी जल्दी से तैयारी हो जाएगी, आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं हमारी चर्चा। तो भाई आज मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 36 होगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, अगर नंबर गलत हो तो कोई बात नहीं, लेक्चर 36 होना चाहिए मेरे ख्याल से आज। तो हम आज बात करेंगे भारत में आर्थिक सुधारों की, कि भारत में ये जो आर्थिक सुधार आए ये क्या थे और क्यों थे।
तो देखो, अब तक अगर हम आर्थिक सुधारों की चर्चा शुरू करें तो 1950 से 90 तक का जमाना अगर हम देखें, जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, यहीं से शुरू करते हैं। 1950 से लेकर 90 का जमाना अगर हम देखें तो हमको क्या समझ में आता है कि भाई देखो, यह बात सही है कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया, और कभी भी कहीं भी यह मत लिख कर आइएगा और यह सोचिएगा मत कि 1950 से 90 तक इस देश का कोई विकास नहीं हुआ। मैं अक्सर देखता हूं कि विद्यार्थी ऐसा लिख देते हैं, विद्यार्थी ऐसी बातें इंटरव्यू में कह देते हैं, यह उचित नहीं है। 1950 से 90 तक हमने देश का विकास करने का एक मार्ग चुना, जो मार्ग अब हम आज देखते हैं तो हमको लगता है कि हम उससे बेहतर मार्ग चुन सकते थे, लेकिन उस समय कुछ सोच समझकर वो मार्ग लिया गया था और उस मार्ग पर हम चले, और उस मार्ग पर चलते चलते हमने अपने देश की खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम सॉल्व की। इस बात को याद रखिए, ऐसा नहीं है हमारे देश में जो बेतहाशा भुखमरी होती थी उससे हमने निजात पाई, अपने देश में इतना अन्न उत्पादन करना शुरू कर दिया कि हमारे यहां लोगों को भोजन मिलने लगा, और हमारे यहां जो है हम उसके निर्यातक भी बन गए। यह बात सही है। ऐसा भी नहीं है कि इस देश में उद्योग धंधे नहीं लगे, भाई उद्योग धंधे लगे, बहुत सारे सरकारी उद्योग लगे, कई सारे निजी उद्योग भी जो थे वो बड़े बने, उन्होंने विकास किया, विस्तार किया, सारी चीजें हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। हां, लेकिन यह बात भी सही है कि जिस गति से, जिस त्वरितता से आप चाहोगे कि यार आपका उद्योग धंधा बढ़िया चले और बेहतर चले, वैसा तो नहीं हुआ। ठीक है, तो हुआ क्या, यह आपको बताऊंगा, कहानी इस किताब से अलग आपको सुनाऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। तो कुछ विद्वानों का तर्क यह है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियम और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि उनसे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई। ठीक है, अन्य विद्वानों का मत है, आपको समझाऊंगा कि भारत जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वहीं आरंभ की थी, जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार, क्या लिखते हैं यार, इनकी हिंदी समझ में नहीं आती, खैर एनीवे, तो ये भारत ने, मतलब ये सब चीजें भारत ने करी। अब देखिए, किताब छोड़ते हैं, किताब में पता नहीं क्या लिखा है, सुनिए यार। जब एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स ऐसी समझ में आती है बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल से। जब एक बहुत छोटा बच्चा होता है, अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा कि यार, तो छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है बिल्कुल छोटा, पहले 6 महीने साल भर, वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कब खाएगा, कब सोएगा, कब उठेगा, है ना, उसको कौन से खेल खिलाने हैं, क्या कहानी सुनानी है, कौन सा गाना सुनाना है, ये सब कौन तय करता है? माता पिता तय करते हैं। मतलब माता पिता का उसके जीवन पे 100% नियंत्रण होता है कि नहीं होता? जब एक बच्चा इन्फेंट है, मतलब 1 साल तक का है, मान लो 1, 1.5, 2 साल तक का, चलो तो माता पिता का उसके जीवन पे 100% नियंत्रण है, और यही सही भी है, मतलब इसमें कोई खराबी नहीं है। भाई एक वर्ष 1.5 वर्ष का बच्चा जो है वो खुद से निर्णय लेने में सक्षम ही नहीं है, वो खुद से अपने बारे में सोच ही नहीं सकता, तो माता पिता सोचते हैं, उसके लिए जो सबसे अच्छा होता है वो करते हैं। जो भाई हर किसी का अपना एक विचार होता है, सोचने का तरीका होता है, क्षमता होती है, अपनी क्षमता के हिसाब से हर कोई अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ करता है। ठीक है, अब वही बच्चा बड़ा हो गया, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माता पिता का उस बच्चे पर नियंत्रण कम होते जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होते जाता है, यह बात तो सही है, हमने अपने जीवन में देखा है कि भाई जैसे जैसे हम बड़े हुए, माता पिता का हम पे नियंत्रण घटता चला गया। जैसे आपको अगर अपना टीनेज याद होगा आमतौर पर, तो आप माता पिता के, भाई नियंत्रण तो था ही माता पिता का, लेकिन आप बहुत ज्यादा उनकी सुनते नहीं थे। जब आप युवा हो जाते हो तो आप जो काम करते हो, आपका करियर, आपको माता पिता को बहुत ज्यादा समझ में भी नहीं आता, क्योंकि वो एक अलग जनरेशन के लोग हैं। तो फिर आप, और वैसे भी आपका अपना जीवन होता है, आप अपने निर्णय लेने लगते हो, तो आप पर उनका मतलब प्रेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियंत्रण खत्म हो जाता है, फिर उनका आप पे नियंत्रण नहीं रहता। और अच्छा, एक बार ऐसे सोच के देखिए कि एक बच्चा जो है वो 12-14 साल का हो गया है, तब भी माता पिता का उस पर 100% नियंत्रण है। क्या यह स्वस्थ है? क्या यह एक स्वस्थ परिस्थिति है? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जब मैं IIT कानपुर में था, तो वहां पर क्या होता है, 2nd ईयर के बच्चे जो होते थे वो स्टूडेंट गाइड बनते थे, ताकि वो आने वाले वर्ष के 1st ईयर के बच्चे जो हैं उनकी मदद कर पाएं एडजस्ट होने में। तो हमको 8 विद्यार्थी दिए जाते थे, मैं भी एक स्टूडेंट गाइड था, मुझे भी 8 विद्यार्थी दिए गए थे 1st ईयर के, कि तुम इनका जो है ध्यान रखोगे कि भाई ये शुरू में आदमी को दिक्कत होती है,
कैंपस में आके बसने में, है ना, नया जीवन होता है तो गड़बड़ ना हो जाए कुछ, उसमें आप ध्यान रखते हो उनका, उनको हेल्प करते हो जहां चाहिए। तो उनमें से एक विद्यार्थी ऐसा था, जेई में बहुत शानदार, आईआईटी जेई में शानदार रैंक थी, 50 के अंदर रैंक थी उसकी, दिल्ली का बच्चा था, बहुत ही ब्रिलियंट। लेकिन यार उसके साथ क्या प्रॉब्लम था कि वो दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने के पहले भी अपने माता पिता को फोन करके बताता था या अनुमति लेता था। वो अगर रात को सो रहा है तो अब मैं सो जाऊं क्या, ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको, आईआईटी कानपुर की सच्ची घटना। तो वो उसके पहले भी अपने माता पिता को फोन करके अनुमति लेता था। सुबह उठकर मैं पहले ये पढ़ूं वो पढ़ूं, या फिर मैं यहां जाऊं, या फिर मैं ये वाली डिबेट करूं, या फिर मैं राइटिंग कंपटीशन में जाऊं, ये भी वो माता पिता से पूछता था। तो यार हुआ क्या, धीरे धीरे हमने उसे काउंसल करना शुरू किया कि यार ये हेल्दी नहीं है, ये स्वस्थ नहीं है। अब आप अपने माता पिता से, आप जो है आप बड़े हो गए हो, अब आप उतने छोटे नहीं हो, ऐसे तो आप जीवन में सारे निर्णय माता पिता से ही पूछ के लोगे यार। और फिर उसके माता पिता से भी हमने बात की, माता पिता ने भी कहा कि हम भी इसको समझाते हैं कि हमसे मत पूछा कर भाई हर चीज, लेकिन उसको आदत है। तो उसके माता पिता के सहयोग से हमने उसकी वो आदत छुटवाई, क्योंकि वो आदत स्वस्थ नहीं थी। तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था को समझिए कि जब हम आजाद हुए, मैंने आपको बताया कि आर्थिक स्थिति जो थी वो इतनी खराब थी कि किसी उद्योगपति के पास उतने पैसे ही नहीं थे कि वो कोई सार्वजनिक उपक्रम लगा पाए। उद्योग धंधे जो हैं वो विकसित नहीं थे। देश में बेतहाशा गरीबी थी, है ना, बेइंतहा गरीबी थी, अशिक्षा थी, स्वास्थ्य न के नाम पे कुछ था नहीं, अंग्रेजों ने कुछ किया तो था ही नहीं इन सब चीजों पे। तो सरकार को पूरी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण लेना पड़ा कि 100% नियंत्रण हम रखेंगे, लगभग 100%, थोड़ा बहुत काम किसी और को करने देंगे ताकि यह देश एक सही दिशा में जा पाए। सही बात है। लेकिन जब एक बच्चे की तरह देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई, तो क्या यह उचित नहीं होता कि सरकार अपना नियंत्रण थोड़ा थोड़ा कम करती जाती? एक माता पिता के नाते आप ये सीखते हो जीवन में कि अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, अब आप उसको अपने हिसाब से चलने दीजिए, कोई बात नहीं, है ना। ये जो काम है ये भारत में नहीं हुआ। ये बात समझ में आ गई? भारत की प्रॉब्लम ये नहीं थी। तो अक्सर मैं देखता हूं कि लोग पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ब्लेम करते हैं इस चीज के लिए कि अरे आपने समाजवादी तरीका क्यों चुना। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था उस समय समाजवाद चुनने के अलावा। प्रॉब्लम शुरू हुई जब 70 का दशक आते आते हमको थोड़ा सा पूंजीवाद को अपने में समावेशित करना चाहिए था, यह हमने नहीं किया। हम उसी पुराने मॉडल से लगे रहे। और मैं P2I बैचेस में नाम लेता हूं, यहां पे एनसीईआरटी है, तो मतलब मैं अगर इस आर्थिक समस्या का ब्लेम किसी को देता हूं तो वो इंदिरा गांधी की सरकार को देता हूं मेरे ख्याल से। प्रणब मुखर्जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के एक बहुत खास नेता माने जाते थे। तो मैं ये मानता हूं कि इन्होंने समाजवाद को बढ़ाने में जिस प्रकार की नीति अपनाई वो काफी हद तक एक गलत साबित हुई। ठीक है, तो हुआ क्या, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ना शुरू हुआ। तो अब आपको थोड़ा सा उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए थी कि आप करो, अब ठीक है, अब तो हो गया ना। अब आप, ऐसा भी नहीं है, निजी उद्योग को भी आने दो, निजी निवेश को भी आने दो। हमारे देश के उद्योग भी अब निजी उद्योग से कंपटीशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, करने देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब होता क्या गया यह समझ में आया? तो स्वतंत्रता के समय क्या था, मतलब मेरा यह मानना है कि समाजवाद अकेला विकल्प था हमारे पास। समाजवाद जो है इकलौता विकल्प था। भारत के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि हम जो है 20-25 साल बाद उससे अलग हट सकते थे। 20-25 वर्ष बाद उसमें ढील देनी संभव थी, लेकिन हमने नहीं दी। इनफैक्ट हमने क्या देखा कि समाजवाद को और कठोर होते हुए देखा। इंदिरा गांधी के जमाने में समाजवादी नीतियां जो हैं उनमें और कठोरता ही आती गई। तो इस कारण से क्या हुआ कि उद्योग धंधों पे बहुत कठोर नियंत्रण रहा सरकार का। सरकार ने निजी क्षेत्र की पाबंदी पर के घुसने पर इतने तरह के नियम लगा रखे थे, इतनी तरह की पाबंदी लगा रखी थी कि आज जैसे आप और मैं भी सोच सकते हैं कि यार अपना एक उद्योग शुरू कर सकते हैं हम, आप नहीं सोच सकते थे। अगर आप एक इंडस्ट्रियल फैमिली से नहीं आते, आप बहुत सारे आईएएस अफसरों को, नेताओं को, मंत्रियों को नहीं जानते, तो उस जमाने में आप नहीं सोच सकते थे कि यार मैं अपना उद्योग शुरू करूंगा और उसको सफलतापूर्वक चलवा पाऊंगा। आपको इतनी तरह की अनुमतियां चाहिए थी
कि आपका आधा समय तो वो अनुमतियां लेने में निकल जाता, आप उद्योग कब चलाते हैं अपना। तो ये सारी समस्याएं थी, ये सारी समस्याएं भारत में आनी शुरू हो गई, और इन समस्याओं के साथ क्या हो गया, हमारे को यार बहुत तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब हुआ क्या, देखिए, अब देखो यार, सरकार जो व्यवस्था चला रही थी, ठीक है, सरकार जो व्यवस्था चला रही थी, देखिए देश की आबादी तो बढ़ रही थी, आबादी तो हमारी उस टाइम बहुत ही पीक रफ्तार से बढ़ रही थी, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, ठीक है, ये बात तो सही है। अब इस जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ जो है, जनसंख्या बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सही है। अब इस मांग के अनुपात में उत्पादन था क्या हमारे यहां, उत्पादन हमारे यहां जितना था उतना ही रह गया, उत्पादन में कोई खास वृद्धि थी नहीं, क्योंकि सरकारी उत्पादन था, प्राइवेट सेक्टर अलाउड ही नहीं था। प्राइवेट सेक्टर होता तो वो इस मांग के अनुरूप उत्पादन करता। भाई जनसंख्या बढ़ गई, लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे भी आ गए, सरकार ने बहुत नौकरियां निकाली। भाई आप अपने माता पिता की पीढ़ी में जाकर देखिए, कितने लोग सरकारी नौकरी करते थे यार, है ना, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, आप अपने माता पिता की पीढ़ियों में देखेंगे बहुत लोग सरकारी नौकरी करते थे, अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। तो यार लोग जो है उनकी आर्थिक दशा सुधरी। अब लोगों की आर्थिक दशा सुधरने का यही असर पड़ता है ना, कि भाई फिर मांग बढ़ती है, लोगों के पास जेब में पैसा आता है तो लोग चीज खरीदना चाहते हैं, उस चीज के अनुरूप उत्पादन बढ़ा नहीं, उत्पादन वहीं का वहीं रह गया। तो हमने क्या किया, हमने कई सारी चीजें शुरू कर दी, इससे क्या हुआ, हमारा आयात बढ़ा। अब हमें चीजें तो चाहिए ना भाई, उसको आप आयात करोगे, ये बात सही है, आप आयात करने लग गए। निर्यात के लिए आप कुछ बनाते थे नहीं खास, ऐसा कोई खास उद्योग धंधा हमने बनाया नहीं, निर्यात हमारे यहां था नहीं, तो हमारा क्या हो गया, निर्यात वैसा का वैसा था, निर्यात जो है उसमें बहुत ही कम वृद्धि हुई। तो आयात और निर्यात के इस अंतर को क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं व्यापार घाटा। हमारा व्यापार घाटा चरम पर पहुंचने लगा, हमारा व्यापार घाटा जो है वो एकदम, जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ व्यापार घाटा हमको होने लगा, कि भैया हम आयात ही आयात करते जा रहे हैं, निर्यात कुछ कर नहीं पा रहे। ये बात क्लियर है, व्यापार घाटा हमारा बढ़ता चला गया। ये बात समझ में आ गई, ये पहली बात समझ में आ गई। पहला बड़ा मुद्दा ये था कि भाई व्यापार घाटा हमारा इतना बढ़ गया कि यार अब उसको हम कैसे मैनेज करें, ये हमको लग गई, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके अलावा क्या हुआ, उस समय क्या हो गया, 90 के दशक में खाड़ी युद्ध शुरू हो गया, खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। खाड़ी युद्ध शुरू होने के कारण क्या हो गया, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोलियम के, बेसिकली ना सिर्फ पेट्रोल के बल्कि पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए। अब पेट्रोलियम तो हमें खरीदना ही पड़ता है, हम अभी भी हम पेट्रोलियम बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। तो यार पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए तो हमारा आयात का बिल और बढ़ गया, निर्यात वैसा का वैसा, व्यापार घाटा और बढ़ गया। मतलब इतना हो गया अनसस्टेनेबल कि आप कैसे मैनेज करोगे इसको, ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा तब तक सरकारों के जो खर्चे थे, सरकारों के जो उपभोग के खर्चे थे, वो भी एकदम चरम तक पहुंच गए थे। उस समय सरकार जो है पैसे कमाने के बारे में सोचती ही नहीं थी, यह खराब माना जाता था। आप देखेंगे कि सरकारी चर्चाएं जो होती थी, इसको खराब माना जाता था कि पैसे कमाना तो बहुत खराब बात है, खर्च कैसे करना है ये सोचते हैं। तो सरकारें जो हैं, माफ कीजिएगा, जन कल्याणकारी नीतियां बनाती थी कि भाई आपको बहुत सब्सिडी मिलेगी। सरकारी उपभोग खर्च क्या हो गया, आपने इतने बड़े बड़े सरकारी विभाग बना दिए, उसमें वेतन और पेंशन के खर्चे, आपके रक्षा के खर्चे, पड़ोसी देशों से हमारे संबंध खराब थे, पाकिस्तान से खराब थे, चीन से खराब थे, अभी भी हैं, तो आपको बहुत बड़ा रक्षा बिल बनाना पड़ा, क्योंकि उसके बिना तो आप चल नहीं सकते भाई, पड़ोस से संबंध खराब हैं तो आपको बड़ी फौज तो चाहिए, ठीक है, रक्षा के खर्चे हो गए आपके बड़े बड़े। इसके अलावा आपकी सब्सिडी, भाई हर चीज पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती थी। सब्सिडी क्या होती है, जब सरकार कोई चीज जितने की पड़ती है उससे कम दाम की देती है, तो यह सब्सिडी प्रदान की जाती थी लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में। तो सरकार के खर्चे जो थे, इसके अलावा एक बहुत बड़ा सरकारी खर्चा क्या था, सरकारी उपक्रम, जो सरकारी कंपनियां थी, जिनमें बहुत अक्सर ज्यादातर में बेहद घाटा हो रहा था। क्योंकि यार देखो, बहुत सीधी सीधी बात है, आपको मैंने ये लैंड ओनरशिप वाले में भी बताया कि देखो, जमीन जब तक आपने मालिकाना हक किसी व्यक्ति को नहीं दिया,
वो ज्यादा परवाह नहीं करेगा ना जमीन में क्या उग रहा है क्या नहीं उग रहा, मुझे क्या मतलब है। अगर जमीन मेरी है तो मुझे मतलब है, तो मैं ध्यान दूंगा कि यार की जमीन में जो पैदावार है वो ठीक से हो, उसका ढंग से उसको पैक किया जाए, उसमें कोई फसल खराब ना हो पाए। ये सब मैं कब सोचूंगा? अगर जमीन मेरी है। अगर मैं जमीन में खाली नौकरी कर रहा हूं, बस मुझे काम है फसल करो, उगाओ, तनख्वाह लो और घर जाओ, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने घंटे पूरे करूंगा, मैं जाऊंगा, मुझे क्या मतलब है यार इन सब चीजों से। तो इससे क्या होना शुरू हो गया, सरकारी उपक्रम जो थे इनका मैनेजमेंट जो था वो नेताओं और अफसरों के हाथ में चला गया। अब नेता और अफसर बिजनेसमैन तो थे नहीं। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे सरकारी उपक्रम के जो एमडी सीईओ ये सब होते हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं। अब यार आईएएस ऑफिसर बिजनेसमैन थोड़े ना है यार। आप में से कई लोग बनोगे आईएएस ऑफिसर लाइफ में, आपको थोड़ा ना तो टॉप नॉच बिजनेस चलाना आता है। बिजनेस चलाना एक अलग तरह की स्किल है। इसके अलावा वो बिजनेस खुद से चला भी नहीं सकते थे। अगर मान लीजिए वो सोचे भी कि यार इस व्यापार का विस्तार करेंगे, सरकार की अनुमति चाहिए, सरकार अनुमति देगी ही नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो व्यापार का विस्तार तो आप कर ही नहीं सकते। तो इतनी जटिलताएं थी कि ज्यादातर सरकारी उपक्रम जो है वो घाटे में चल रहे थे। अब सरकारी उपक्रम को घाटा हो रहा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? भाई सरकार ही करेगी। वो घाटा सरकार के बजट में ही जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो खर्चा है, सरकारी उपभोग का खर्च, वो इतना ज्यादा बढ़ गया। आयात बढ़ गया, निर्यात वैसा का वैसा रहा। कोई नया निवेश वगैरह हम आकर्षित करते नहीं थे। हम इसको बुरा मानते थे कि हम तो भाई इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है। तो इस कारण से अच्छा, इसके जवाब में जो राजीव गांधी सरकार थी, भारत में 1984 के बाद राजीव गांधी सरकार आई, तो खास तौर पे राजीव गांधी सरकार ने क्या किया, शॉर्ट टर्म लोन लेने शुरू किए, लघुकालिक ऋण लेने शुरू किए। उनको लगा कि यार अब काम तो चलाना है, तो उन्होंने क्या किया, लघुकालिक ऋण लेने शुरू कर दिए कि भाई दूसरे देशों से, बैंकों से, वित्तीय संस्थानों से छोटे छोटे साल भर के, 2 साल के, 6 महीने के ऋण लेने शुरू कर दिए। अब देखिए, ऐसा मत समझिएगा कि मैं ऋण के खिलाफ हूं। ऋण तो हर कोई लेता है, हर सरकार लेती है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऋण लेने का एक पैरामीटर यह होता है कि वो ऋण जो है आप उपभोग के लिए ले रहे हो या किसी प्रकार के निवेश के लिए ले रहे हो। अगर आप निवेश के लिए ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, जितना चाहिए लो। लेकिन अगर वो ऋण आप उपभोग के लिए ले रहे हो तो उस ऋण से बचना चाहिए। ये जीवन के लिए भी आपको बता रहा हूं, ये लाइफ के लिए भी आपको लेसन है ये। मतलब आप अपनी लाइफ में अगर एक लोन ले रहे हो बैंक से, क्योंकि आपको एक दुकान खोलनी है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा विचार है। आप उपभोग के लिए, आप जो है निवेश के लिए ले रहे हो कि यार आप भी, बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, अगर आपकी दुकान चल गई तो आपको कल को पैसा कमा के देगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऋण इसलिए ले रहे हो कि आपको अपने बच्चे की शादी करनी है धूमधाम से, ऐसा बहुत होता है। आप अगर बहुत सारे ग्रामीण बच्चे देख रहे होंगे, गांव देहात में ऐसा आज भी होता है कि लोग ऋण लेते हैं, बड़ा बड़ा पर्सनल लोन लेते हैं, क्योंकि उनको बच्चे की शादी करनी है साहब धूमधाम से। यह क्या हुआ, आपने ऋण लेकर उसका उपभोग कर लिया। तो यह जो ऋण है यह उचित नहीं है, क्योंकि फिर आपको ये तो मतलब इससे कमाई तो पैदा हुई नहीं, आप पे देनदारी आ गई ब्याज के अगले महीने, आप कैसे दोगे उसको? भाई दुकान आपने लगाई तो हो सकता है आपको कमा के दे दे, आपने उससे जो है उपभोग कर लिया। सरकार ने लघुकालिक ऋण लिया, लोगों को वेतन में बांट दिया, अब सरकार चुकाएगी कैसे उसको? तो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस कारण से एक ऐसी जटिलता में पूरा देश फंसता चला गया कि एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार जो है, जिससे हम अपना विदेशी आयात का बिल चुकाते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारे पास, वो केवल 2 सप्ताह के लायक बचा था। वो बचा था केवल 2 सप्ताह के लायक, कि अब हमारे देश का पास जो पैसा बचा था, जो पूंजी बची थी, उससे हम केवल 2 सप्ताह और आयात कर सकते थे। उसके बाद हम आयात नहीं कर पाते, और हम आयात पर तो बुरी तरह से निर्भर थे बहुत सारी चीजों के लिए। ये बात समझ में आई? इसका एक राजनीतिक कारण भी था, मैं आपको बता, अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ राजनीतिक कारण यह था कि अब तक क्या था, दुनिया में यूएसएसआर, जो सोवियत संघ है, और यूएसए, ये 2 महाशक्तियां थी, और दोनों में क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। तो भारत जो है, भारत जैसे देश
इसका फायदा उठाते थे। और केवल भारत नहीं, बहुत सारे विकासशील देशों ने फायदा उठाया इसका, क्योंकि दोनों चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा देश हमारे कैंप में शामिल रहें। तो दोनों कभी ना कभी किसी ना किसी देश की मदद करते रहते थे। जैसे मान लीजिए भारत गया अमेरिका के पास कुछ मांगने कि यार लोन दे दो, अमेरिका ने कहा नहीं देंगे, तो भारत क्या कहता था कि ठीक है फिर हम यूएसएसआर के पास जा रहे हैं, तो अमेरिका कहता अच्छा छोड़ो आ जाओ यार दे देते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यह रणनीति जो है ये बहुत सारे विकासशील देशों के लिए काम की। 1990 आते आते दुनिया के पटल से क्या हुआ, यूएसएसआर खत्म हो गया, टूट गया, विघटित हो गया। रूस एक बड़ा देश बना, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे देश बने, यूएसएसआर खत्म हो गया और यूएसए जो है वो दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के तौर पर उभरा। तो इसके बाद 90 के बाद यह क्लियर हो गया कि अब अगर कोई देश यूएसए के पास गया मदद मांगने कि भैया हमको हमारी आर्थिक स्थिति से सुधरने की को बेहतर करने के लिए कृपया मदद प्रदान करो, तो अमेरिका का एकदम क्लियर स्टैंड यह होने लगा कि भाई मदद तो दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पहले तुम्हें हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। अब ऐसे मदद नहीं देंगे, अब आपको हम मदद तब देंगे जब आप हमारी जो शर्तें हैं उनको मानोगे तो मदद मिलेगी, और अगर शर्तें नहीं मानी तो कोई मदद नहीं मिलेगी, जाओ जो करना है कर लो। अब आपके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। यह बात समझ में आ गई? तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का भी इसमें एक बड़ा योगदान आया। तो यहां तक कि ये परिस्थितियां थी भाई, ये परिस्थितियां थी। तो अब हुआ क्या, ऐसी परिस्थितियों में अभी समय है ना थोड़ा सा, हाँ, तो अब ऐसी परिस्थितियों में भारत ने क्या हुआ, हाँ जी, तो ये तो आपको पता है सरकार ने राजस्व बहुत खर्चा किया, सरकार ने सब आपको बता चुका मैं, सरकार उपभोग के कार्यों पे ही खर्च कर चुकी थी। हाँ जी, तो भारत गया अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, भारत इसके पास गया, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक, भारत इसके पास गया। और भारत, इसको हम अभी वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, जिसको विश्व बैंक के नाम से भी बुलाया जाता है। भारत इनके पास गया, भारत ने कहा कि भाई हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो, हमको ऋण दो, क्योंकि हम तो बहुत गहरे संकट में हैं। अगर ऐसा हो जाएगा, अगर हमारे पास ये पूंजी खत्म हो गई तो हम तो यार अपने ऋण चुका ही नहीं पाएंगे, तो हमको तो यार मतलब हम तो कुछ आयात ही नहीं कर पाएंगे, और जो हमारे पास पीछे के ऋण हैं उनका ब्याज भी हम नहीं दे पाएंगे। तो भारत की तरफ से एक तरह से ये कहा गया कि हम तो अपने लोन डिफॉल्ट कर देंगे, और जब कोई लोन डिफॉल्ट कर देता है तो आमतौर पे इसी को हम दिवालियापन कहते हैं, कि वो व्यक्ति अपने द्वारा लिए गए ऋणों को नहीं चुका पा रहा है, यही दिवालियापन होता है। तो एक तरह से भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर हमको आर्थिक मदद नहीं मिली तो हम दिवालियेपन की ओर अग्रसर हो जाएंगे, हमारे दिवालिये होने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो भारत ने जो है हाँ, तो भारत को $7 बिलियन का ऋण मिला, लेकिन उसके लिए भारत पे शर्तें लगाई गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो बने ही इसके लिए हैं, ये हमारा काम है। इन्होंने भारत को $7 बिलियन की मदद दी, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था, अब क्योंकि यूएसएसआर खत्म हो चुका था, तो इन्होंने कहा कि भैया अब ये मदद जो है ये बिना शर्तों के नहीं है। उन्होंने कहा इस बार इस मदद की जो हैं शर्तें हैं, और ये शर्तें जो हैं, ये शर्तें क्या थी, अगर मैं आपकी पुस्तक से देखूं तो ये शर्तें क्या थी, सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी, सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी, विदेशी व्यापार को बढ़ाएगी। तो सरकार ने यह कहा बेसिकली, वर्ल्ड बैंक ने यह कहा कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलें, आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलें, इसमें सरकार की भूमिका घटे, कि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो सरकार नहीं होनी चाहिए, सरकार की भूमिका जो है वो घटे, विदेशी व्यापार बढ़े, ठीक है, और आपके यहां जिसको हम कहते हैं सरकारी खर्चों पर भी नियंत्रण हो, सरकारी खर्च जो है वो भी आपको कम करना पड़ेगा। तो इस तरह की पूरी इलैबोरेट शर्तें इन्होंने रखी कि ये सारे सुधार आपको शेड्यूल के साथ लागू करने पड़ेंगे,
और उसके बाद ही आपको यह मदद मिल पाएगी। यह हमारे लोन की शर्त है। अगर आप ये करोगे तो हम लोन देंगे, अगर आप ये नहीं करोगे तो हम लोन नहीं देंगे। आज की तारीख तक ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों लगभग एक जैसे संस्थान हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। जब मैं P2I बैचेस में पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि इनका विरोध भी इसलिए होता है कि माना जाता है कि ये अमेरिका की ही आर्थिक नीति के मानने वाले हैं, उससे अलग कुछ नहीं करते। ये कहने को वैश्विक संस्थान है, लेकिन इन आज की तारीख में भी जब भी ये किसी को ऋण देते हैं लगभग यही शर्तें रखते हैं। आप देखिएगा, अभी आपने अगर आप पिछले 1-2 साल की बात कर ले, हमारे पड़ोस की बात कर ले, पाकिस्तान को जो ऋण दिया उसमें यही शर्तें रखी गई, बिल्कुल यही सेम शर्तें कि आप आर्थिक सुधार कीजिए तो आपको ऋण मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। श्रीलंका को जो ऋण दिया गया आपके पड़ोसी दक्षिणी पड़ोसी को, वहां पर आइडेंटिकल शर्तें, यही शर्तें रखी गई कि आप जो है आर्थिक सुधार कीजिए वरना नहीं देंगे आपको कोई भी ऋण। तो कोई भी कहीं पर भी अब अगर ये ऋण देते हैं आज की तारीख में भी तो बिल्कुल यही शर्तें रखते हैं। भारत के पास कोई ज्यादा विकल्प भी नहीं था। भारत के पास उस समय एक नए प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव, राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत नहीं माने जाते थे, लगभग रिटायर हो चुके थे। राजीव गांधी के अचानक देहांत के बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनको ये तो समझ में आ गया, नरसिम्हा राव इतने तो राजनेता थे, उनको समझ में आ गया कि यार ये सब चीजें अगर हमें करनी है तो किसी नेता को वित्त मंत्री बना के काम नहीं चलेगा। ये उनको समझ में आ गया कि यार एक अगर हमें यह सब करना है तो किसी तो अर्थशास्त्री को ही वित्त मंत्री बनाना पड़ेगा। पहले कहा जाता है कि वो एक आईजी पटेल नाम के अर्थशास्त्री थे, उनके पास गए, उनको ऑफर किया कि आप वित्त मंत्री बनेंगे क्या, उन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास गए दोबारा दूसरे व्यक्ति के तौर पे कि आप वित्त मंत्री बनेंगे क्या। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस ऑफर को स्वीकार किया, वो भारत के वित्त मंत्री बनाए गए और इसके बाद भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई और इस प्रक्रिया को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। पृष्ठभूमि आपको मैंने बता दी, परिस्थितियां क्या थी, क्या कारण थे। अगली क्लास से जानेंगे कि आर्थिक सुधार जो है वो वास्तव में थे क्या। ठीक है, तो अभी तो चलते चलते आपको एक बार फिर से बता दूं, एनसीईआरटी किताबें पढ़ने की इच्छा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ें, तो भाई ये 5 किताबों का सेट है, एजे लाइफ कोड लगा के आप इसको ले सकते हैं। काम की चीजें रखी हैं, बेकार की चीजें इनसे निकाल दी गई हैं। और अगर आपको यह लगता है कि भाई यूपीएससी के लिए कुल किताबें खरीदनी है टोटल, तो हमारा 18 किताबों का जीएस का सेट है, याद रखिए हिंदी भाषा में भी है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसको अगर आप ले लेंगे तो आपको कोई भी किताब और खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कंप्लीट सेट है, आपको पूरी तैयारी आपकी इन्हीं किताबों से हो जाएगी। तो दोनों में से जो भी खरीदना हो आप एजे लाइफ कोड लगाकर खरीद सकते हैं। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।